गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के क्रम में हम स्वतंत्र राज्यों के बारे में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। हम बंगाल, मराठा, मैसूर सभी राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं और इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष को भी पढ़े हैं। साथ ही स्टूडेंट, हम जब सिख राज्य पंजाब के बारे में आप लोग को पढ़ाने जा रहे थे तो हमने आपसे कहा कि क्यों ना हम सिख राज्य के राजनीतिक इतिहास को पढ़ने से पहले हम सिखों के धार्मिक इतिहास को पढ़ ले, क्योंकि अगर हम सिखों के धार्मिक इतिहास को नहीं समझेंगे तो सिखों के राजनीतिक इतिहास को समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस क्रम में स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि कैसे सिख धर्म की स्थापना हुई, कैसे सिख धर्म को सिख के 10 गुरुओं ने आगे बढ़ाया और कैसे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा को समाप्त करके आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम गुरु माना। और इसके बाद सिखों के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हो जाती है। स्टूडेंट, सिखों के राजनीतिक इतिहास के क्रम में हमने बंदा बहादुर को देखा। बंदा बहादुर के पश्चात स्टूडेंट हमने महाराजा रंजीत सिंह को देखा कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह जब सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं बहुत कम आयु में, उसके बाद वो कैसे प्रशासन को व्यवस्थित करते हैं, कैसे एक कूटनीतिक के शासक के तौर पे वो अपना परिचय देते हैं और कैसे अफगानिस्तान के शासक शाह सूजा का वो सहयोग करते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को ये भी पढ़ाया कि रंजीत सिंह जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो उन्होंने पंजाब के राजनीति में बहुत सारा सुधार भी किया। इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि भी की और संधि के पश्चात, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि ये होलकर, यशवंत राव होलकर इनके पास सहयोग के लिए गए थे, जिसके कारण इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी विवाद होते होते रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और यहाँ पे इन्होंने युद्ध से सहज संधि को माना और शांत किया विवाद को। इसके पश्चात स्टूडेंट हम देखते हैं कि कैसे ये अपने प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हैं और इनका कुछ समय पश्चात ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाता है। रंजीत सिंह की मृत्यु के तक की कहानी को हम लोग स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। मैंने ये भी अपने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया है कि इनके मरने के बाद अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है। अगर आप लोगों को भी रंजीत सिंह के इतिहास को समझना है तो प्लीज हमारा पिछला लेक्चर जाके जरूर हमारे यूट्यूब चैनल में देखें। अगर आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो उस पर भी जाके देखेंगे तो आपको पूरी लेक्चर मिल जाएगी स्टूडेंट। तो इसके बाद हम अभी तक रंजीत सिंह के खुद के प्रशासनिक गतिविधि को देखें। अब इनके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट, राजनीतिक इतिहास का शुरुआत हो गया था तो इनका प्रशासन भी था। तो रंजीत सिंह के कालखंड में इनके प्रशासन में क्या क्या बदलाव हुए वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट शासक पे चलूंगी। रंजीत सिंह के अगले जो वंशज होते हैं, कैसे वो राजा बनते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब रंजीत सिंह के प्रशासन में इनके राज्य को स्टूडेंट, इनके राज्य को क्या कहा जाता था? रंजीत सिंह के राज्य को स्टूडेंट सरकार ए खालिसा कहा जाता था। सरकार ए खालसा, अर्थात इनका जो स्टेट था उसको सरकार ए खालसा कहा जाता था। और इनके राज्य में 4 प्रांत थे। 4 प्रांत आप कह सकते हैं, या इनके साम्राज्य में 4 राज्य भी आप कह सकते हैं: पेशावर, कश्मीर, कांगड़ा और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, कांगड़ा तथा लाहौर, ये इनके प्रशासनिक व्यवस्था का पहला टर्म था। रंजीत सिंह के काल में पहले क्या होता था कि जहां से प्रशासन संचालित किया जाता था वही राजधानी बनता था और वहीं पे अदालत का भी, न्यायिक अदालत का भी गठन किया जाता था। तो स्टूडेंट, रंजीत सिंह का जो न्यायालय था जिसको अदालत ए आला कहा जाता था, रंजीत सिंह का न्यायालय, इसका नाम था अदालत ए आला। रंजीत सिंह के न्यायालय को अदालत ए आला कहा जाता था। कहाँ पे था ये? तो लाहौर। मैंने आप लोग को बताया था कि रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी स्टूडेंट लाहौर थी। उसके बाद इन्होंने सिक्के भी जारी किए। इनके सिक्कों का नाम था नानक शाही सिक्का। नानक शाही सिक्का इन्होंने जारी किया। ये इनका सरकार का एक स्वरूप था। इसके बाद इनका सैन्य प्रशासन स्टूडेंट, क्योंकि खालिसा राज्य की स्थापना हो गई थी
सेना का भी गठन लगभग गुरु गुरु के ही काल से चला आ रहा है। तो इनके सेना को खालसा आर्मी के नाम से जाना जाता था स्टूडेंट, खालसा आर्मी। आज भी आप पंजाब साइड, हरियाणा साइड में जाइएगा तो खालसा नाम से बहुत सारे स्कूल भी थे। खालसा आर्मी था। ये दो भागों में बटा हुआ था इनका सेना। एक को फौज ए खास कहा जाता था स्टूडेंट, फौज ए खास। ये जो थी ये नियमित सेना थी। फौज ए खास जो थी वो नियमित सेना थी स्टूडेंट। और दूसरा था फौज ए बेकवायद, फौज ए बेकवायद। ये जो थी ये नियमित सेना नहीं थी, ये अनियमित सेना थी। अब अंतर क्या था नियमित सेना अनियमित सेना में? तो ये परमानेंट स्टेट के अंदर में रहता था स्टूडेंट। सारी व्यवस्थाएं इनको सैलरी प्रोवाइड किया जाता था, सेना की जितनी सुविधाएं थी इनको दी जाती थी, और ये एक सैनिक के रूप में हमेशा ही रहते थे। लेकिन अनियमित सेना जो थी ये सेना युद्ध के टाइम पे बुलाई जाती थी। जिनके पास जो भी युद्ध संबंधित सामग्री, वेपन, चाहे जितनी भी चीजें होती थी, घोड़ा, गाड़ी, जिस तरीके से वो युद्ध कर सकते थे वो युद्ध के समय में ही आते थे और उनको उसी का वेतन दिया जाता था। तो ये इनकी सेना की खासियत थी। इनके सैन्य प्रमुख, जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रकार की सेना थी और सेना प्रमुख भी थे, तो इनका नाम क्या था ये जानना जरूरी है स्टूडेंट। तो इनके प्रशासन में जो पैदल सेना थी, पैदल सेना, तो पैदल सेना का प्रमुख बनतूरा कहलाता था, बनतूरा। उसके बाद थी घुड़सवार सेना। स्टूडेंट घुड़सवार सेना का जो हेड था उसको का नाम अल्लाई था। और तोपखाना जो था उसको इलाही बख्श कहा जाता था। तो ये इनका प्रशासनिक सेना का जो स्वरूप था। अब सेना के स्वरूप, ये इनके प्रशासन की विशेषताएं थी। इतना के बाद मैं स्टूडेंट फिर वहीं चलती हूँ जहाँ रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का फैक्ट बताती हूँ। अब स्टूडेंट जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर पंजाब में क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। कारण क्या रहता है कि रंजीत सिंह जो रहते हैं, रंजीत सिंह के ये स्वयं ही 4 शादियां किए रहते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि फिर राजा बनने का होड़ लग जाता है। और क्या हो जाता है कि दरबार में गुटबाजी शुरू हो जाती है, और उस गुटबाजी में 2 गुट बन जाते हैं, कोट ग्रुप। दो ग्रुप बन जाते हैं स्टूडेंट, एक होता है संगवालिया ग्रुप और दूसरा होता है डोंगरा ग्रुप। और दूसरा डोंगरा। अब ये गुटबाजी शुरू हो जाती है। आप तो शुरू से गुटों की कहानी सुनते आ रहे हैं ना, ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ये तो इतिहास देखते आप आ रहे हैं गुटों का क्या रोल रहता है। ये लोग किंग मेकर के रोल में रहते हैं। अब जब गुटबाजी शुरू हो जाती है तो कारण क्या रहता है कि रंजीत सिंह की अलग अलग कई पत्नियां रहती हैं। कई पत्नियां क्या, 4 पत्नियां रहती है। चारों पत्नियों से अलग अलग इनको पुत्र हुए रहते हैं। अब क्योंकि सारे लोगों दोनों ही मतलब जितने ही पत्नियां हैं उनके जो पुत्र हैं सबको शासक बनने की होड़ लगती है। अब होड़ लगने के बाद क्या होता है कि जो ये गुट होता है ये गुट एक्टिव हो जाता है, क्योंकि गुट को भी अपनी निजी लाभ दिखती है। अब गुट में कौन कौन रहता है? तो संगवालिया ग्रुप में रहते हैं चैत सिंह, चैत सिंह रहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद रहते हैं अंतर सिंह और अजीत सिंह। और फिर हम आते हैं डोंगरा ग्रुप में स्टूडेंट, और डोंगरा ग्रुप में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और तेजा सिंह। ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और तेजा सिंह। ये गुट एक्टिव हो जाता है और दल मतलब दल बनाने लगता है कि कैसे क्या किसको शासक बनाया जाए। इसके बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु के पश्चात बारी बारी से
अब मैं बता देती हूँ 1839 में इनकी मृत्यु होती है और 1843 में अंततः दिलीप सिंह शासक बनते हैं। तो इन 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये 4 से 5 साल का जो टाइम पीरियड रहता है स्टूडेंट, इसी में खरग सिंह, नौनिहाल सिंह, ये सारे लोग रंजीत सिंह के पुत्र हैं। रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद खरग सिंह भी कुछ पल काम करते हैं, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और इसके बाद स्टूडेंट दिलीप सिंह। अंततः दिलीप सिंह शासक बनते हैं और दिलीप सिंह भी कैसे शासक बनते हैं, तो इनकी जो माँ रहती है महारानी जिंदल, ये रंजीत सिंह की पत्नी रहती हैं और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला रहती हैं और ये अपने पुत्र को शासक बनाने के लिए उस दौरान बहुत ही मेहनत करती है और उनके मेहनत का फल होता है कि दिलीप सिंह 1843 में क्या बनते हैं, तो पंजाब के शासक बन जाते हैं। 1843 से 49 तक ये रहते हैं अल्प वयस्क अवस्था में। ये शासक बनते हैं, इनकी माता संरक्षिका बनती हैं महारानी जिंदल। अब मैंने इनकी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया, मैं कहानी सुनाती हूँ कि कैसे इनकी महत्वाकांक्षा के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध करती है स्टूडेंट 1845 से लेकर 1846 के बीच। होता क्या है कि महारानी जिंदल का अपने ही वजीर से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद ये क्या करती हैं कि ध्यान सिंह को, कौन रहते हैं ध्यान सिंह, तो डोगरा ग्रुप। अब देखिए ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और तेजा सिंह, डोगरा ग्रुप में तो ये तीनों लोग हैं। अब दिलीप सिंह शासक बने, इसमें डोगरा ग्रुप रोल प्ले किया। इसमें से महारानी जिंदल क्या करती है कि ध्यान सिंह को अपना वजीर नियुक्त कर देती हैं। अब जब ध्यान सिंह को ये वजीर नियुक्त करती हैं तो बाकी तेजा सिंह जो रहते हैं और गुलाब सिंह जो रहते हैं, यहाँ पे हैं तेजा सिंह और गुलाब सिंह, इन लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं और ये लोग इंटरनली क्या करते हैं कि इनका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। अब आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या रहता है कि दिलीप सिंह के लिए ये लोग समस्या खड़ा करते हैं, तो ये क्या करती है महारानी जिंदल कि किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें एंगेज करती हैं और क्या करती है कि इनका ये सोच रहता है कि क्यों ना खालसा आर्मी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी विस्तारवादी नीति लागू कर रही है और विस्तारवादी नीति के हत्थे पंजाब न चढ़ जाए, तो क्यों ना हम खालसा आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भिड़ा दें। यदि खालसा आर्मी जीत जाती है, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब की सेना पराजित कर देती है, तो पूरा पंजाब कहेगा कि महारानी जिंदल के सूझबूझ का ये परिणाम है कि पंजाब बच गया। अगर हारती है तो फिर तो खालसा आर्मी का दोष हो जाएगा। तो ये अपनी इस बुद्धि को त्वरित रूप में लगाती हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए कि इनका बेटा क्या है, इनके बेटे शासक बने रहे और साथ ही स्टूडेंट इनके बेटे शासक बने रहे और ये राज सत्ता इनके हाथ से ना जाए, इसके लिए ये अपनी महत्वाकांक्षा की तुष्टिकरण के लिए ये काम करती हैं। अब होता क्या है, इसका कारण क्या रहता है, तो कारण ये बताया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे भी सहायक संधि करके और अलग अलग राज्यों को अपने राज्य में मर्ज कर ही रही थी। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे,
और वैसे भी हरियाणा तक तो, लुधियाना और हरियाणा के पार्ट में क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी तो ला ही दे थे, एल नबड़ो थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तथा जो खालसा आर्मी था, क्योंकि ये चढ़ा दी थी खालसा आर्मी को, क्योंकि शासक इन्हीं के बेटे थे, संरक्षिका ये थी, ये प्रमोट कर दी थी खालसा आर्मी को, और खालसा आर्मी बिल्कुल ही क्या था, युद्ध करने के लिए तैयार था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पंजाब सीमा विवाद, और सबसे महत्वपूर्ण कारण रानी जिंदन का महत्वाकांक्षा, प्रशासन से अपना राइट खत्म ना हो, इस पे इन्हीं का पुत्र शासन करे। तो इन सारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये खालसा आर्मी को युद्ध में ढकेलती हैं। जब युद्ध में ढकेलती है तो स्टूडेंट अलग अलग कई युद्ध होते हैं। इसी पीरियड में, इसी आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के टाइम पीरियड में स्टूडेंट 4 अनिर्णायक युद्ध लड़े जाते हैं। एक मुदकी का युद्ध, मुदकी का युद्ध, आप लोग कमेंट में सबका टाइम बताइएगा। फिर दूसरा फिरोजपुर का युद्ध, फिर तीसरा स्टूडेंट बद्दोवाल का युद्ध, और फिर चौथा अलीवाल का युद्ध। और उसके बाद फिर सबड़ाव का युद्ध होता है। और सबड़ाव का जो युद्ध होता है वो, ये सब पहले आंग्ल सिख युद्ध का ही पार्ट है, फरवरी 1846 में। बहुत ही निर्णायक युद्ध रहता है स्टूडेंट। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को पराजित कर दिया था। कारण क्या था कि तेजा सिंह और लाल सिंह ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने का मतलब कि इन्होंने गद्दारी कर दी थी, जिसके कारण यह युद्ध, ये वाला युद्ध निर्णायक साबित हुआ। और निर्णायक साबित होने के बाद ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है स्टूडेंट, वो लाहौर की संधि से समाप्त हुआ। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं लाहौर की संधि बता देती हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स होता है लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 को, और 9 मार्च 1946 को ये संधि होता है। और इस संधि से पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। संधि का प्रावधान क्या होता है स्टूडेंट? तो 1.5 करोड़ युद्ध की क्षतिपूर्ति पंजाब देगा। पंजाब 1.5 CR युद्ध की क्षतिपूर्ति पूर्ति करेगा। साथ ही स्टूडेंट सतलज और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र कंपनी का होगा। सतलज तथा ब्यास के बीच का क्षेत्र कंपनी का। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हेनरी लॉरेंस को पंजाब का रेजिडेंट बनाया गया। देखिए एक छोटी सी महत्वाकांक्षा क्या क्या ले डूबी। रेसिडेंट बना दिया गया। महारानी जिंदन को स्टूडेंट क्या किया गया कि पेंशन देके, महारानी जिंदन को पेंशन देके, एक चीज और है, कश्मीर जो होता है, कश्मीर को 1 करोड़ में गुलाब सिंह से बेच दिया गया। महारानी जिंदन को